नमस्कार साथियों, मैं आशीष ठाकुर आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और ऐसे इन्फॉर्मेशन और बिजनेस से रिलेटेड जानकारी के लिए मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो। तो चलिए आज सुबह की जूम को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं वो टॉपिक एक्चुअली एक डिसीज है, ना कि कोई प्रोडक्ट होगा। आज हम लोग बात करते हैं थायराइड पे। थायराइड पे हम लोग देख रहे हैं जिस तरह की स्थितियां बनती जा रही हैं, जिस तरह से लोगों को थायराइड की दिक्कत देखने को मिल रही है। आप लोगों में से मुझे सबसे पहले ये बताइए, कितने लोग हैं जो, क्योंकि आज से सेशन जो है इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए। ट्रेडिशनली जो मैं बोलती हूँ और आप लोग सुनते हैं वहां तक तो अपन बहुत कर चुके। तो हैंड रेज कीजिए, कितने लोग आज थायराइड के ऊपर बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। फटाफट उसका हैंड रेज कर दीजिए ताकि मैं थायराइड के ऊपर शुरू करूं। इतने लोगों को लगता है कि थायराइड वाकई में एक डिस्कशन का टॉपिक हो सकता है ना। चलिए, करीब करीब 40 लोग सुनना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं। थायराइड होता क्या है, सबसे पहले यहां से अपन लोग समझ लें। थायराइड जो होता है, थायराइड गले के अंदर गर्दन के सामने वाले जो हिस्सा होता है वहां पे एक तितली के आकार की एक ग्लैंड होती है, एक ग्रंथि होती है, जो कि शरीर को कुछ ऐसे माइक्रो वो देती है केमिकल्स, जिसको आप लोग हार्मोन कहते हैं। हार्मोन देती है, जिससे दो काम विशेष तौर पे होते हैं। सबसे पहले जो दो काम होते हैं वो कौन से होते हैं? एक तो एनर्जी देने का और दूसरा बॉडी को गर्म रखने का। इसके अलावा कई छोटे छोटे काम करती है। अब हार्मोन है, या तो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, दोनों स्थितियां आपकी और हमारी हो सकती हैं, है ना। कई बार हार्मोन ज्यादा होता है लेकिन कई बार हार्मोन कम होता है। आजकल जो समय चल रहा है, इस वक्त जो समय चल रहा है वो हाइपर थायराइडिज्म का नहीं चल रहा है, हाइपोथायराइडिज्म का चल रहा है। इस वक्त में जो समय चल रहा है आपका और हमारा, उस समय के अंदर हाइपोथायराइडिज्म मतलब कम एक्टिव हो रही है वो ग्लैंड, धीरे धीरे सुप्त अवस्था में जा रही है। और धीरे धीरे उसके अंदर ये दिक्कत आ रही है कि वो एक्टिव कम है। अब थायराइड किन किन चीजों को अफेक्ट करता है, थायराइड ग्लैंड किस किस चीज को अफेक्ट करती है, तो पहले उसको समझ लीजिए। फिर हम लोग हाइपोथायराइडिज्म की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा हाइपर थायराइडिज्म मतलब थायराइड के बढ़ने पे भी जाएंगे, लेकिन कम होने पे ज्यादा बात करेंगे। तो थायराइड जो बीमारी होती है, थायराइड से रिलेटेड जितनी बीमारी होती है, उसका असर आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। पहला असर आपको देखने को मिलेगा वजन बढ़ने या घटने में। हाइपर थायराइडिज्म मतलब जो बढ़ने वाला थायराइड है वो आपका वजन घटाएगा, और हाइपोथायराइडिज्म में आपका वजन बढ़ेगा। थकान महसूस होती है, ये दोनों स्थितियों में होती है। भूख लगना और न लगना, इसको भी रेगुलेट करता है थायराइड। दिल की धड़कन में बदलाव होने लग जाता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, दोनों स्थितियों में अलग अलग रिएक्ट करेगा। गर्मी ज्यादा और कम लगने लग जाती है, मतलब गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी या ठंड बहुत ज्यादा लगेगी, इस चीज को भी रेगुलेट कौन करता है? थायराइड करता है। मूड स्विंग्स दोनों स्थितियों में होंगे, चाहे बढ़े चाहे घटे। नींद ना आना और नींद का ज्यादा आना, ये दोनों चीजों को भी थायराइड हार्मोन अपने आप में रेगुलेट करता है। बालों का झड़ना, बालों के झड़ने को भी बहुत ज्यादा दोनों ही स्थितियों में, मैंने तो दोनों में देखा है। अगर हाइपर होगा तो भी बड़े बाल झड़ेंगे, और हाइपो होगा तो भी बाल बढ़ेंगे, मतलब झड़ेंगे, बाल निकलेंगे ही निकलेंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि पीरियड्स में, महिलाओं के पीरियड साइकिल में, उसके अंदर भी चेंजेस देखने को आपको मिलते हैं। अब हम लोग चलते हैं हाइपोथायराइडिज्म की तरफ। देखिए, मैं बार बार आप लोगों को ये चीज कहती हूँ, आप लोगों को मुझे नहीं मालूम कि इसके बारे में कितना आइडिया है, लेकिन ये आने वाले समय में
अभी थोड़े ही समय के बाद में, 5 साल बाद में आपको लीडिंग डिसीज दिखेगी। जैसे हम लोग कह रहे हैं ना, बड़े फख्र से कह रहे हैं आजकल, आप लोगों को पता ही होगा कि डायबिटीज की राजधानी वर्ल्ड में कोई है तो भारत है। सॉरी। ऐसे ही थायराइड की भी राजधानी आप लोगों को जल्दी भारत देखने को मिलेगा। फिलहाल कंडीशन क्या है वर्ल्ड की, आप लोग ये निश्चित तौर पे जानना चाहेंगे। तो 20 करोड़ लोग थायराइड रोग से पीड़ित हैं, चाहे हाइपो हो चाहे हाइपर हो। 20 करोड़ लोग थायराइड रोग से आज ग्रसित हो चुके हैं। और ये जो समस्या है, ये समस्या, ये समझ लीजिए एक तरह से कि ये देखिए फोटो भी लगा दिया गया है, और मैं चाह ही रही थी कि एक अच्छा सा फोटो लगा दिया जाए इसमें। तो ये एग्जैक्टली यही ग्लैंड होती है। इस ग्लैंड को आप अपना एक मास्टर कंट्रोल पैनल समझ लीजिए। वहां से दो मुख्य हार्मोन रिलीज होते हैं, थायरोक्सिन और ट्राई थायरोसिन, थायरोनिन, सॉरी। तो ये दो T3 T4 इनका निकनेम होगा। T3 T4 इसके अंदर से निकलते हैं, TSH भी निकलता है। और इन दोनों हार्मोन का बैलेंस जब भी कभी जाता है तो आप ये मान लीजिए कि हमें देखना पड़ेगा। आमतौर पे थायराइड जो है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों को प्रेगनेंसी के पहले, जब भी किसी जगह पे हम लोग किसी महिला के साथ में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, हमें निश्चित तौर पर प्रेगनेंसी से जस्ट पहले एक बार को थायराइड चेक करा लेना चाहिए। हाइपो हाइपर में क्या स्थिति बन रही है, उस स्थिति को हमें उस वक्त चेक करा लेना चाहिए। दूसरा, फैमिली हिस्ट्री से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपकी फैमिली में किसी को थायराइड है तो निश्चित तौर पे आपको होने की संभावना कुछ लेवल तक बढ़ जाती है, तो उस वक्त भी सतर्क रहिए। तीसरा है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद भी आपको एक बार चेक कराना चाहिए। तो ये जो स्थितियां हैं, इसके अंदर आपको हार्मोन की बारे में अपने अवेयर रहना चाहिए। देखिए, मैंने जितना देखा है बहुत आराम से ठीक हो जाता है, बहुत जल्दी ठीक होने की स्थिति में, लेकिन आपको इस बीमारी के साथ में लगना पड़ता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 5 साल बाद आप ट्रीट करने जाएंगे होने के बाद में, और 10 साल बाद ट्रीट करने जाएंगे, तो लिटिल बिट डिफिकल्ट है। अगर हम लोग बात करें हाइपोथायराइडिज्म की, जो कि आजकल वजन बढ़ाने के लिए काफी रिस्पॉन्सिबल है, और इसके अंदर होता ये है कि एलोपैथी में इसके अंदर एक सिंथेटिक थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन दिया जाता है, और डॉक्टर इसके अंदर आपकी एज और आपके वजन को देखते हुए इसके डोज को डिसाइड करते हैं, और हर 6 महीने के अंदर इसका डोज परिवर्तित होता है। मैं इस चीज के ऊपर ज्यादा बिलीव नहीं करती। लिवोथायरॉक्सिन जो होता है, ये सिंथेटिक थायराइड है, हार्मोन है, तो निश्चित तौर पे इसके अपने कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स भी होंगे। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि किस किस चीज के साथ में अपन लोग नॉर्मली इसको ट्रीट कर सकते हैं। नॉर्मल ट्रीटमेंट पे अगर हम लोग आते हैं तो मैंने आप लोगों को जितना ज्यादा इसके बारे में, बीमारी के बारे में तो निश्चित तौर पे ब्रीफ किया ही है, कि हमेशा ही ब्रीफ करती हूँ। आज हम लोग इसके अंदर कुछ नेचुरली क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हाइपरथायराइडिज्म पर भी किसी दिन बात करूंगी, पर ये बहुत रेयरली होता है, इसलिए हाइपरथायराइडिज्म पे जरा कम ही बात हो पाती है। हाइपोथायराइडिज्म जो है, ये यकीन जानिए कि बड़ी डिफिकल्ट सी चीज है, और इसके जब कॉम्प्लिकेशन होना शुरू होते हैं तो आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि किस लेवल के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। महिलाएं जो कि इससे सफर कर रही है, उन लोगों का बहुत तेजी से वजन बढ़ता है, और वजन जो बढ़ता है वो तो बढ़ता ही है, उसके बाद में ये किसी भी चीज से कम नहीं होता। इसको बकायदा थायराइड हार्मोन जो है वो मेंटेन करता है, मतलब थायराइड की जो प्रॉब्लम है उससे ये बीमारी एकदम बहुत अच्छे से मेंटेन होती है। और जब जब ये मेंटेन होती है, निश्चित तौर पे वेट लॉस आपका होता नहीं है, आपको समझना पड़ता है। पीरियड्स जो है उसके अंदर बहुत ट्रमेंडस चेंजेस होते हैं, कभी बहुत ज्यादा ब्लीड होता है, कभी बिल्कुल ब्लीड नहीं होता है। इसके अंदर कईयों बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उस महिला को। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का कोई ओरिजिन नहीं होता है, आप टैबलेट देते रहते हैं,
वो बढ़ती रहती है, बैकएक की समस्या हो जाती है, बाल काफी झड़ने लग जाते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, मूड स्विंग्स को संभालना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। और हाइपोथायराइडिज्म अगर 10 साल तक रह जाए तो निश्चित तौर पे कुछ ऐसे डैमेजेस करता है, कुछ इस तरह के डैमेजेस करता है कि जिसका हम लोग भरपाई नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आपको एक बात कहना चाहूंगी, विशुद्ध रूप से लाइफस्टाइल डिजीज है। विशुद्ध रूप से अगर आप इसके ऊपर ध्यान देंगे तो ये आपको खतरे के निशान से बहुत नीचे रखेगी। मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी अगर आप इसके ऊपर ईमानदारी से काम करते हैं तो, अगर आप सही में इस चीज को समझते हैं तो, कि हमें किस तरह से इसको लेके आगे जाना है और हमें इसको किस तरह से इसके ऊपर काम करना है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये जो लिवोथायरॉक्सिन जो दवाई है, इसके ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट ना रहे। मैंने कभी भी इसके केसेस में, लिवोथायरॉक्सिन के केसेस में, कभी भी पेशेंट को ठीक होते नहीं देखा। बहुत थोड़ा नॉमिनल, एक समय तो ऐसा आता है सर कि मात्र 10% ये हार्मोन को कंट्रोल कर पाता है और 90% स्थिति वो की वही रहती है। आप कितना भी रिपोर्ट्स करा ले, अंडर कंट्रोल नहीं आता है। दवाइयां बढ़ती रहती है और साइड इफेक्ट होता रहता है। और इस दवाई के काफी साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट इसलिए है क्योंकि मैं उन दवाइयों के साइड इफेक्ट ज्यादा मानती हूँ, बाकी चीजों के साइड इफेक्ट थोड़ा सा कम मानती हूँ, जो आपको लंबे समय तक चलती हैं। देखिए, साइड इफेक्ट सभी के हैं, मानती हूँ इस बात को, लेकिन साइड इफेक्ट कब होंगे? जब आप किसी चीज को पर्टिकुलरली लगातार लेंगे। जो आप बाकी चीजें लेते हैं, जो कि रेयरली लेते हैं, महीने भर में 1 या 2 बार लेते हैं, वहां पे कोई बहुत बड़े ट्रमेंडस साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे। सिर्फ अगर स्टेरॉइड की बात करेंगे तो स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट आएंगे। बाकी नॉर्मली जो दवाइयां आप कभी कभी लेते रहते हैं, उनके ऊपर बहुत साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। लेकिन लिवोथायरॉक्सिन आप रोज ले रहे हो, और रोज लेने वाली दवाइयों के आप चाहो ना चाहो, डॉक्टर बोले ना बोले, निश्चित तौर पे साइड इफेक्ट आते ही है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सब सिंथेटिक है, नकली है, और जो चीजें बनाई गई हैं लैब के अंदर, उसके साइड इफेक्ट जरूर आएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं कि नॉर्मली आप किन किन चीजों से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज ये होगी कि मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि अगर किसी के भी घर में अभी भी सोयाबीन का तेल यूज हो रहा है, तो सोयाबीन के तेल से मैंने सबसे ज्यादा देखा है थायराइड ग्लैंड को डिस्टर्ब होते हुए। और सोयाबीन का तेल न सिर्फ आपके घर में बल्कि बाजार में भी काफी यूज हो रहा है। तो जो लोग बाहर का भोजन रेगुलर वे में खा रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन जिनकी आउटिंग हो रही है, और जो लोग बाहर खाना खा रहे हैं, वो लोग इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दें कि बाहर जो वो खाना खा रहे हैं, निश्चित तौर पे किसी न किसी दिन उन्हें इस समस्या से जूझना पड़ सकता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। सोयाबीन का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए। सोयाबीन चंक, सोयाबीन का प्रोटीन पाउडर, सोयाबीन का तेल, ये सब चीजें जो है निश्चित तौर पे आपको थायराइड देंगी, थायराइड को डिस्टरबेंस देंगी, और थायराइड को डिस्टरबेंस देंगी तो किसी न किसी तरह से थायराइड रिएक्ट जरूर करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये भी समझ लीजिए कि आप किसी भी तरह से थायराइड होने के बाद में तो बिल्कुल भी ना लें। अगर आपने थायराइड होने के बाद में भी अगर ये तेल को यूज किया तो निश्चित तौर पे आपको दिक्कत आनी ही आनी है। तो इस बात का ध्यान रखें। आगे चलते हैं हम लोग, किन किन चीजों को नॉर्मली हमें खाने में ऐड करना चाहिए। खाने में हमें जो ऐड करना चाहिए, देखिए डिफिकल्ट है, ऑल ओवर इंडिया में थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि हम नारियल के तेल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन नारियल के तेल का जो प्रयोग अगर आपने शुरू किया तो निश्चित तौर पे हाइपोथायराइडिज्म में आपको बहुत मदद मिलेगी। लेकिन जो लोग नारियल के तेल का प्रयोग नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को उसका टेस्ट अभी नहीं आता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उन लोगों से यही निवेदन करूंगी, या तो आप लोग सूखा नारियल खाना शुरू करें, या जो गीला नारियल होता है, वो गीला नारियल जो होता है उसका प्रयोग आप लोग शुरू करें रेगुलरली। जिनको थायराइड है, मैं कहूंगी 3 महीने इन सारी चीजों को करके देखिए, निश्चित तौर पे आपको फर्क देखने को मिल जाएगा, और छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा फर्क देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को करना ये है कि एक तो नारियल को रेगुलरली, एक जो स्लाइस होती है नारियल की, वो लेना शुरू करें। दूसरी चीज ये होती है कि ब्राजीलियन नट आते हैं आजकल बाजार में, ड्राई फ्रूट की दुकान पे ऑलमोस्ट अवेलेबल है। उसके अंदर सेलेनियम होता है,
तो सेलेनियम के लिए अगर आप लोग ब्राजीलियन नट लेते हैं, मुश्किल से आपको 8 या 10 नट रोज खाने हैं। हेजलनट भी कहते हैं, हेजलनट ले सकते हैं। मेरे को उसका मैंने उसको खाया है, लेकिन उसका टेस्ट मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने उसको अखरोट और बादाम से रिप्लेस किया है। अगर आप लोगों को ब्राजीलियन नट का टेस्ट ठीक लगता है तो आप ब्राजीलियन नट लें, उसके अंदर सेलेनियम अच्छी क्वांटिटी में होता है, तो निश्चित तौर पे आपको वो मदद करेगा। लेकिन अगर आपको ब्राजीलियन नट का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, वैसे टेस्ट पर मत जाइए, अगर खा सकते हैं तो निश्चित खाइए उसको। तो आप लोग अखरोट और बादाम लेके भी सेलेनियम की डिफिशियंसी को पूरा कर सकते हैं। सेलेनियम वो चीज है जो कि आपके थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तीसरी चीज है, जितनी भी फली वाली सब्जियां हैं, जैसे गंवार फली होता है, जैसे आपकी सेम की फली या बल्लर कहा जाता है इधर, तो इस तरह की जितनी भी फली वाली सब्जियां हैं, ये निश्चित तौर पे आपको काफी सारी चीजें देती है, फाइबर देती है, प्रोटीन देती है, आयरन देती है। और ये तीनों चीजें मिलके निश्चित आपके थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप पालक खाते हैं, तो पालक में भी आयोडीन और आयरन बहुत अच्छा होता है। और इन दोनों के बैलेंस से देखिए, एक चीज लेने से काम नहीं चलेगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं आयरन इधर से ले लूंगा, उधर से ले लूंगा, ठीक है, निश्चित तौर पे आप ले लेंगे, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो काम करते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस काम करते हैं, वहां पे आपको पालक बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। लेकिन हम लोग जो पालक को ओवर कुक करते हैं, उसके अंदर पालक इस लेवल पे रहती ही नहीं कि वो आपको कुछ दे सके, है ना। उसको तो डाइजेस्ट करने के लिए फिर ताकत भी आपको देनी पड़ती है आजकल। तो ओवर कुकिंग से बचिए, पालक की ओवर कुकिंग मत कीजिए। हाँ, हम लोग पालक को इस लेवल पे आजकल ओवर कुक करते हैं कि उसके अंदर कुछ बचता नहीं है, तो थोड़ा सा कुकिंग मेथड पे भी ध्यान दीजिए। बेरीज, बेरीज आपको जहां पे भी मिलती है, जितनी भी मिलती है, चाहे क्रेनबेरी हो, चाहे आपका स्ट्रॉबेरी हो, चाहे आपके जामुन हो, चाहे आपके जो हमारे क्षेत्रीय लेवल पे, मैं इन बेरीज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मालूम है जो हमारे यहाँ बेर मिलते हैं, जो लोकल बेर मिलते हैं। कितने लोग हैं जिन लोगों ने लोकल बेर खाए हैं? एक दो तो हैंडल्स करें। चलिए, मतलब सेशन चल रहा है, वाकई में सुन रहे हैं। तो ये जो लोकल बेर होते हैं ना, ये भी वही बेरीज हैं सर, इसको भी आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये नहीं कि आप लोग क्रैनबेरी लेके आएंगे, ब्लूबेरी लेके आएंगे और आप वो सब खाएंगे तभी जाके आपका कुछ होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोकल बेर जो होते हैं, जो हम लोग बचपन में खाया करते थे, आजकल तो ये भी अवेलेबल हो नहीं रहे हैं हम लोगों को ठीक से, मिल नहीं रहे मार्केट में। लेकिन फिर भी अगर आप किसी स्कूल के आसपास अगर चक्कर लगाएंगे, तो वहां पे आपको ये जरूर मिल जाएंगे। तो बेर भी जो होते हैं, ये इसको रेगुलेट करने में बहुत मदद करते हैं। तो बेर जरूर खाइए। और अदरवाइज आपको मिक्स बेरी जूस तो आपको पता ही है कि आप लोग पी सकते हैं। तो ये चीजें आपको करनी चाहिए। इसके अलावा नेचुरली अगर मैं आपसे बात करूं, तो आप लोगों को धनिया, जो खड़ा धनिया है, खड़े धनिए का जो आ, थोड़ा सा उसको पानी में डाल के रखें और उसके बाद में उसको जो उबाल के उसका पानी पीने की बात है, उससे भी बहुत अच्छा आराम मिलता है इसके अंदर, और आपको लेना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं नेचुरली थायराइड को कंट्रोल करती हैं और इसके हार्मोन को रेगुलेट करती हैं। इसके अंदर आप डेली एक्सरसाइज को ना भूलें। एक्सरसाइज अगर आप नहीं करेंगे तो ये जो वेट अनकंट्रोल हुआ है, ये और ज्यादा आपको ट्रबल देगा। और आजकल जो है, चूंकि अपने आप पे भी भारत में भी करीब करीब 15 साल का 20 साल का सफर कर चुकी है थायराइड, तो अब हमें साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो गए हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जिन जिन लोग महिलाओं को अगर 10 साल 15 साल का समय बीत गया है थायराइड के साथ में, उन लोगों को कार्डियक टेस्ट करा लेना चाहिए। कार्डियक समस्याएं आजकल बढ़ रही है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी आपके थायराइड इम्बैलेंस है। तो वहां पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एक बार अपना कार्डियक प्रोफाइल भी करा लेना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल भी करा लेना चाहिए, क्योंकि अब ये समय आ गया है कि अगर आप 15 साल से इस चीज से ग्रसित है, तो निश्चित ही आपके दिल के ऊपर कुछ ना कुछ असर कर चुका होगा। और 40 प्लस में तो आपको निश्चित तौर पे कराना ही है, क्योंकि इससे होता ये है कि हार्ट अटैक की संभावनाएं थायराइड के प्रॉब्लम से बढ़ जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। प्रेगनेंसी में बहुत डिफिकल्ट होता है, अगर थायराइड है तो प्रेगनेंसी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है।
हमें थायराइड दोनों स्थितियों में चेक कराना है। एक तो प्रेगनेंसी के पहले भी चेक करना है ना, और प्रेगनेंसी के चलते वक्त भी चेक कराना है। अगर चौथे पांचवें महीने में आप एक बार थायराइड को जरूर चेक कराएं। थायराइड के विकारों में अगर हम लोग बात करते हैं, थायराइड के साइड इफेक्ट्स 40+ के बाद क्या आते हैं, तो वो ये है कि आपके हाथों और पैरों में काफी सूजन हो जाती है, और मॉर्निंग के समय में महिलाओं को बहुत ज्यादा उसके अंदर स्टिफनेस का सामना करना पड़ता है। एकदम से उठ के वो काम नहीं कर सकती, तो वो चीजें भी हमें देखनी होती है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप लोग इसको नेचुरली जितना डील कर सकते हैं उतना आप डील करें। और खाने पे इसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना होगा। जो चीजें आपको खानी है वो निश्चित खानी है, और जो नहीं खानी है वो आपको नहीं खानी है। जो कौन सी चीजें हैं जो कि थायराइड में खाने में आपको नहीं खानी है? देखिए, बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं कहना चाहूंगी, जितना मेरा अनुभव है, गोभी का जो ग्रुप है, चाहे वो आपका फूल गोभी हो, चाहे वो ब्रोकली हो, चाहे वो आपकी बंद गोभी हो, आपको गोभी से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। गोभी से बहुत ज्यादा थायराइड ट्रिगर होता है। तो गोभी से परहेज करें। हाँ, साल भर में एक आध बार खाने में, 2 बार खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर थायराइड हार्मोन आपका किसी भी लेवल पे डिस्टर्ब है, हाइपो है, हाइपर है, दोनों स्थितियों के अंदर आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इंडियन हर्ब्स काफी सारी मदद करती हैं इसके अंदर। कल भी मैंने आप लोगों को, अभी 2 दिन पहले भी, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, दालचीनी का प्रयोग खाने में जरूर होना चाहिए। अगर खाने के अंदर नहीं हो रहा है तो दालचीनी का पानी आप पी सकते हैं। दालचीनी को अपने खाने में कहीं ना कहीं ऐड जरूर कीजिए। अगर आपसे ऐड नहीं हो रहा है तो सिनामोन टैबलेट भी है, आप सिनामोन टैबलेट भी ले सकते हैं। तो इन चीजों के लिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और थायराइड के ऊपर अगर अपन अपने प्रोडक्ट के अंदर बात करें, तो अपने प्रोडक्ट के अंदर मैं सबसे पहली रिकमेंडेशन करूंगी, अगर महिलाओं में है तो पहली चीज तो मैं रिकमेंडेशन करूंगी कि नारी शक्ति। नारी शक्ति के बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैंने काफी केसेस में नारी शक्ति के साथ में रिजल्ट देखे हैं। नारी शक्ति के अलावा एलोवेरा भी इसके अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करता है। वैसे तो बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी चूंकि थायराइड की बात है, तो अभी हम लोग एक विशेष कॉम्बिनेशन लेके आने वाले हैं एलोवेरा के साथ में। एलोवेरा के साथ में कुछ बेरी कॉम्बिनेशन में लेके आने वाले हैं, और वो आपको इसके अंदर और ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। वो उसको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। लेकिन नारी शक्ति की संभावनाओं को आप इसके अंदर इनकार नहीं कर सकते हो। नारी शक्ति आपको निश्चित तौर पे देना है। थायराइड जहाँ पे है, वैसे हमारे पास में गर्विश का थायराइड केयर भी है, लेकिन नारी शक्ति की इंपॉर्टेंस को बिल्कुल अवॉइड नहीं किया जा सकता। मैं हमेशा कहती हूँ कि जहां भी महिला हार्मोन का इम्बैलेंस है, वहां पे आपको नारी शक्ति देना ही देना है। उसके अंदर आपको कोई भी लेफ्ट राइट नहीं है। आपको देना है मतलब नारी शक्ति को देना है। उसके बाद में आप लोग थायरो केयर की मदद ले सकते हो। थायरो केयर आपको एक टैबलेट मॉर्निंग में देना है। उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से, मिक्स बेरी जूस भी आप लोग दे सकते हो। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, किसी के पास में कोई ऑप्शन है? क्या बोलने जा रही हूँ मैं? कोई बता सकता है इसके अंदर जो मैं बोलने जा रही नारी शक्ति। हूँ? नारी शक्ति तो मैंने बोल ही दिया है प्रभु। ओमेगा। ओमेगा आपको देना ही देना है। ओमेगा से होगा ये कि आपकी ग्लैंड जो है उसको रेगुलेट करने का, और जितना मैंने देखा है, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको कहा है, कि थायराइड का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। थायराइड का जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे गले में सूजन भी आती है। हाइपोथायराइडिज्म में गले में सूजन बड़ी कॉमन है, आपको बाहर से दिखने लगती है। कईयों बार आप सुबह सुबह अगर देखते हैं किसी को, किसी महिला को, तो आप आराम से कह सकते हैं कि थायराइड है, गला सूजा हुआ दिखता है। तो सूजा हुआ क्यों दिखता है? सूजन के जो कारण है, उन कारण में सबसे पहला कारण ये होता है कि वहां की ब्लड सप्लाई जब बराबर नहीं होती है, वहां कोई चीज स्टक होने लगती है, कोई चीज फंसने लग जाती है, तो निश्चित तौर पे वहां पे आपको सूजन देखने को मिलती है। और सूजन को खोलने का काम, वहां की ब्लड वेसल के ब्लड का फ्लो बराबर करने का काम कौन करता है? आपका ओमेगा करता है। तो ओमेगा से आपको बहुत बेहतर और बहुत जल्दी रिलीफ देखने को मिलता है। मैंने 2 महीने के अंदर अंदर ओमेगा से काफी केसेस किए हैं जिनमें थायराइड रेगुलेट होते हुए मैंने देखा है। तो ओमेगा को शुरू कीजिए।
नारी शक्ति को दीजिए और थायरो केयर दीजिए। आप सीक्वेंस से भी दे सकते हो, पहले आप नारी शक्ति और थायरो केयर दो। मैं कभी भी ओवर ड्रगिंग के लिए नहीं बोलती आपको, लेकिन जहां जो लगता है वो मुझे बताना पड़ता है। और उसके बाद में 15 दिन बाद, 1 महीने के बाद में आप लोग ओमेगा देना शुरू कर सकते हो। ओमेगा के केसेस जितने होते हैं उन केसेस के अंदर मेरे को कम से कम थायराइड में 60 to 70% थायराइड को रेगुलेट करने में मदद की है। लेकिन एक चीज का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, ये इंटेस्टाइन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है थायराइड। आपको एक बात समझनी होगी कि पाचन क्रिया में बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। तो हमारे पाचन को रेगुलेट करने के लिए आपको खाने के साथ साथ पानी का बहुत ध्यान रखना होता है। पानी आपको बहुत ज्यादा पीना होता है। और दूसरी चीज ये है कि आपको खाने में फाइबर का प्रयोग बढ़ाना ही पड़ेगा। अब उसके लिए अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कोई दवाई आपको बताऊं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। वो आप लोगों को फाइबर को फूड से ही लेना होगा। और फाइबर को फूड से लेने के लिए आप लोग बोलेंगे कि दीदी कुछ तो बताएं। तो चलिए, फाइबर को आप फूड से कैसे ले सकते हैं उस पर थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे मैं फाइबर पे पूरा सेशन ले चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग रेडी होंगे। लेकिन फिर भी चलिए, आप लोगों को अगर फाइबर के लिए भी जानना है तो मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग जो आटे को एकदम बारीक पिसवाते हैं, अगर उसको थोड़ा सा 1 ग्रेड कम पिसवाएंगे तो आपको ज्यादा कुछ फाइबर के लिए एफर्ट करने नहीं पड़ेंगे। उसके अलावा जो भी आपका लोकल अनाज है, जो भी लोकल अनाज है उसको हफ्ते में 2 बार शुरू कर दीजिए। देखिए, आजकल बहुत सारा ज्ञान दिया जा रहा है ब्राउन राइस के ऊपर, रागी के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर। बहुत सारे फूड को पॉपुलर किया जा रहा है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। मैं आप लोगों से ही जानना चाहूंगी, आप लोगों के एरिया में जो भी लोकल चीज पैदा होती है, चाहे वो बाजरा होता है, चाहे वो जौ होता है, चाहे वो मक्का होता है, चाहे वो जो भी होता है, जो भी होता है। जैसे मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ वहां पे ज्वार होता है। तो ज्वार जो होता है, अगर आपको लोकल जो भी आपका उगता है, आप हफ्ते में 2 से 3 बार उसकी रोटी खाने का प्रयास कीजिए। आपको फाइबर की कमी वहां से पूरी होगी। और ये एक चीज से थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है मुझे। जब भी कभी लोकल अनाज से हम लोग रोटी बनाते हैं, हम लोग उसके ऊपर बहुत ज्यादा घी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। मैं घी के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, घी को मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ, लेकिन उसको कंट्रोल कीजिए। उससे क्या होता है ना, आपका जो फाइबर होता है वो पूरी तरह से फाइबर वाला काम नहीं कर पाता है, और घी के होने की वजह से वो तुरंत बॉडी के बाहर उसको कर दिया जाता है। तो वो काम मत कीजिए प्लीज, वो बिल्कुल मत कीजिए। थोड़ा सा घी को कंट्रोल कीजिए, जितना आपकी रोटी में नॉर्मली आप लोग लगाते हैं, आटे की रोटी में, गेहूं की रोटी में, उतना ही लगाइए। उसको ओवर करने की जरूरत नहीं है, उतना ही लगाइए। और अगर बिना उसके खा सकते हैं तो मैं कहती हूँ वेल एंड गुड। दाल के अंदर डाल करके अगर उस रोटी को आप मसल के खा सकते हैं तो मैं कहूंगी वो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा छोले, मटर, इस तरह के जो फली वाले फल वो है आपकी दाल, वो है सब्जियां हैं, उनके अंदर भी आपको फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स मिलेगा। फ्रूट्स में मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दी फ्रूट में क्या लें। एप्पल, संतरा, सबसे ज्यादा प्रेफर करती हूँ नाशपाती को। नाशपाती इसके अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। लेकिन नाशपाती एक बहुत ही सीजनल फ्रूट है। तो जहां पे भी सीजनल होता है वहां पे जामुन बहुत अच्छा इसके अंदर रोल प्ले करता है। लेकिन मुश्किल से मुझे लगता है 2 महीने से ज्यादा अवेलेबल नहीं होता है। इसके अलावा एक चीज को हम लोग और भूल रहे हैं, वो है पाइनएप्पल। आजकल पाइनएप्पल हर जगह अवेलेबल है, ज्यादातर जगह पे पाइनएप्पल अवेलेबल है। और पाइनएप्पल के प्रयोग से भी आपको इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छा मिलेगा। जितनी भी बीज वाली सब्जियां हैं वो प्रयोग करें, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसको प्रयोग करें। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, अगर मोरंगा अवेलेबल है तो मोरंगा जो है आ, उसके भी आप लोग पराठे वगैरह बना के अगर खाते हैं तो निश्चित तौर पे फाइबर की कमी आपको वहां से पूरी हो सकती है। तो इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखिए। और मेरे को लगता तो नहीं है कि कुछ छूटा होगा, लेकिन अगर कुछ छूटा है तो आप लोग मेरे को याद भी दिला सकते हैं। और निश्चित तौर पे आप लोग अपने सवाल भी कर सकते हैं। तो अगर थायराइड पे किसी का कोई सवाल है, लेकिन ये समझ लीजिए कि आज विश्व में अगर 20 करोड़ आबादी इसके साथ में ट्रेवल कर रही है, जिसके अंदर निश्चित तौर पे 19 करोड़ महिलाएं हैं, तो आने वाले समय में क्या सिनेरियो होगा और किस तरह का विभत्स सिनेरियो होगा, आज से काम कीजिए ताकि कल आपको इससे ग्रसित ना होना पड़े। और पूरी तरह से लाइफस्टाइल डिसीज है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि इसके अंदर अगर गठाने पड़ जाती हैं,
थायराइड में, ग्लैंड में, तो ये आपको कॉम्प्लिकेशन देती है। बाकी 99% ये आपको कंट्रोल कर सकते, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, आप इसको क्योर कर सकते हो। मैं इसको क्योर की बात करूंगी। क्योर होता है, थोड़ा सा पीछे पड़ना पड़ता है, थोड़ा सा 6 महीने तक इस पे ध्यान देना पड़ता है, लेकिन मैंने इसको बहुत आराम से क्योर होते हुए देखा है। तो इसके ऊपर ध्यान दें। आने वाली अपकमिंग सबसे ट्रेंडिंग बीमारी अगर कोई इस देश में होने जा रही है तो वो थायराइड होने जा रही है। और दूसरा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल बराबर है। आप ये नहीं कह सकते कि शहरों में है और ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। डायबिटीज में ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा कम पाया जाता है, लेकिन शहरों में ज्यादा है। लेकिन इसका ऐसा कुछ नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्र में भी उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव है। और ग्रामीण क्षेत्र में इसके होने का जो कारण है वो आपका सोयाबीन का तेल है। तो जहां जहां सोयाबीन है वहां वहां थायराइड है। और निश्चित तौर पे हम लोग सोयाबीन तेल को सस्ता समझ के यूज करते हैं, लेकिन वो आखिरी में जाके इतना महंगा बैठेगा इस देश को। और इतनी बेहतरीन से सेल उठेगी लिवोसिट्रिस इसकी, लिवोथायरॉक्सिन की, कि आप और हम उसकी इकोनॉमी को देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और चलिए, लिवोथायरॉक्सिन पे अगर बात रुक जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी। आगे आने वाले कॉम्प्लिकेशन के लिए आपको बहुत सारी मेडिसिन का सपोर्ट लेना पड़ता है। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले अगर जिन लोगों के घर के अंदर आज भी सोयाबीन का तेल या सोयाबीन किसी भी तरह से प्रयोग में आ रहा है, उसको तत्काल घर के बाहर करें। कोई मतलब नहीं है, बहुत ही फालतू सी चीज है। और बिल्कुल भी इंसानों के कंज्यूम करने वाली चीज नहीं है। तो चलिए, किसी का थायराइड पे कोई सवाल है? किसी का कोई हैंडल्स? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने टीम में शेयर करना मत भूलिए।